बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, 2024 के आम इंतख़ाबात पाकिस्तान की कौमी तारीख़ के माथे पर सबसे तारीख़ का बदनुमा तरीन दाग बन के रह गए। इस इंतखाबी धांधली को छुपाने और इसके नतीजे में खड़ा किए जाने वाले बोगस निज़ाम को बचाने के लिए मुल्क के हर इदारे की ईंट से ईंट बजा दी गई और धांधली का जो अमल गुज़श्ता साल 8 फरवरी से शुरू किया गया था वो अभी भी किसी न किसी शक्ल में जारी है। हर गुज़रते रोज़ के साथ धांधली के नित नए शवाहिद सामने आ रहे हैं, मगर जिनके हाथ में इख्तियार है और उनमें से कोई भी सीधी राह पर आने के लिए तैयार नहीं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने सबसे पहले इंकशाफ किया था कि किस तरह उनकी मातहती में रिकॉर्ड धांधली की गई। उनका कहना था कि पूरे पिंडी डिवीज़न में हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाया गया, पूरे पिंडी डिवीज़न में। और उनके इस बयान के बाद अब तक किसी को कुछ पता नहीं है कि कमिश्नर साहब कहाँ हैं, किस हाल में हैं। अदलिया में बैठे आइन के मुआवज़ों ने भी ज़रूरी नहीं समझा कि वो कमिश्नर लियाकत चट्ठा को बुलाएं और उनसे धांधली की तफसील मालूम करें। चले वो तो दूर की बात है तफसील मालूम करना, यही पता कर लें कि लियाकत चट्ठा साहब हैं कहाँ पे। 24-25 करोड़ की आबादी वाला पूरे का पूरा मुल्क सोया हुआ है कि एक आवाज़ हक बुलंद हुई थी, वो आवाज़ क्यों खामोश करवा दी गई, वो बंदा है कहाँ, कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। अब नाजरीन, अब एक और सदा उठी है हैरत अंगेज़ तौर पे। अभी एक आध दिन के अंदर अंदर उस पर कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी आ जाएंगी कि नहीं जी वो इसलिए हुआ उसलिए हुआ, लेकिन बहरहाल एक आवाज़ तो उठी है और वो हैरत अंगेज़ तौर पे हुक्मरानों की तरफ से आवाज़ आई है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर साहब ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया, कमाल जुर्रत का मुजाहरा किया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कल को क्या निकले कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज तक अगर देखा जाए इतने घंटे गुजरने के बाद तो जो कुछ उन्होंने कहा है वो कानों से धुआं निकालने के लिए काफ़ी है। ये किसी मतलब अपोजिशन जमात की तरफ से नहीं कहा गया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर साहब कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं कि पूरा पिंडी और अटक जो है वो फार्म 47 पर है। तारड़ भी लाहौर में इलेक्शन हार गए, कराची के बेशतर उम्मीदवार हारने के बावजूद असेंबली में है। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान फार्म 47 पे है। इलेक्शन में जिसने गलत काम किया उसे रगड़ा लगना चाहिए था। पतन की रिपोर्ट में बताया गया था कि इस बार धांधली के 62 नए तरीके इस्तेमाल किए गए। लाहौर जो नून लीग का किला समझा जाता था उसे अवाम ने नून लीग का सियासी मकबरा बना के रख दिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज, हमजा शहबाज बड़े मार्जिन से हारे और बाकी उम्मीदवारों का तो हाल ही ना पूछे। नाजरीन, धांधली किस नौइयत की हुई इसे समझने के इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पड़े फार्म 45 के जायजे से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज ही एक फार्म जो है वो नज़र से गुजरा है और हैरत अंगेज़ तौर पे अभी चंद घंटे पहले तक ये पता चला था कि ये फार्म आज भी इंतहाई ये नहीं इलेक्शन कमीशन की डिटाई और बेशर्मी और दीदा दिलेरी देखे कि वो अभी भी उनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। ये फार्म है ओन चौधरी और सलमान अकरम राजा के हल्के का। मैं नाज़रीन हल्फन कहता हूँ कि ओन चौधरी के वोट चंद हज़ार से ज़्यादा नहीं थे, चंद हज़ार से ज़्यादा नहीं थे। मैं खुद उस दिन उस हल्के में फिरता रहा हूँ। यकीन करें कि वो सलमान अकरम राजा के वोट यानी कि मतलब कई गुना वोट ज़्यादा थे, कई गुना वोट ज़्यादा थे, 10-20 हज़ार नहीं, कई गुना वोट ज़्यादा थे। लेकिन फार्म के मुताबिक जो है वो एक पोलिंग स्टेशन जो फार्म नज़र आ रहा है, जो कहते हैं कि अभी भी उस पर पड़ा हुआ है, वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, उस पर जो पोलिंग स्टेशन पर कुल वोट थे वो थे 393 कास्ट हुए वोट, जिनमें से सलमान अकरम राजा को मिले 251 और ओन चौधरी को मिले 696। कुल वोट कितने थे? 393। ओन चौधरी को कितने मिले? 696। यानी जिस पोलिंग स्टेशन पे वोट 393 कास्ट हुए वहां से सरकारी उम्मीदवार 696 वोट ले गया। पता नहीं वोट ने अंदर जाके बच्चे दे दिए, अंडे दे दिए, कैसे मुझे नहीं पता। इस तरह के सियासी मोजों से नाज़रीन ये हुकूमत वजूद में आई है और अब जुल्म से बड़ा जुल्म ये हो रहा है कि हुकूमत में रहने पर इसरार भी किया जा रहा है, शर्म भी नहीं आ रही। और यही वजह है कि नून लीग सियासी मैदान में बिल्कुल दम तोड़ चुकी है, बेहोश नहीं हुई, मर चुकी है, लेकिन वो कहते हैं लाश पे ही रहने दो भावें इत्थे रहना सी इक़्तिदार चाहिए।
और नाज़रीन, इस वक्त जो ज़मीनी हालात क्या हैं, इस बारे में अंदाज़ा जो है वो नून लीग के शदीद हामी समझे जाने वाले साफ़ी जो है वो तलत हुसैन की ट्वीट से लगाया जा सकता है। वो कहते हैं कि उन्होंने लाहौर में सड़कों, कैफ़ेज़ और ड्राइंग रूम्स में बहुत से लोगों से बात की है, और मैं आपको बता सकता हूँ कि मौजूदा निज़ाम को नफ़रत की शदीद लहर का सामना है जो किसी भी सूरत में कम होने में नहीं आ रही। नाज़रीन, IMF के वफ्द की पाकिस्तान आमद और यहाँ चीफ जस्टिस से मुलाकात ने जाली मैंडेट के रखवालों के लिए ख़तरे की घंटियाँ बजानी शुरू कर दी हैं। वफ्द से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने परेशानी और भी बढ़ा दी है, जिसके बाद हुकूमत जो है पूरी तरह पैनिक कर गई है। ज़राए बताते हैं कि वफ्द के अरकान ने चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात में सबसे ज़्यादा गुफ्तगू जो है वो मातहत अदलिया में इंसाफ की फराहमी के मामले पर की है, जिस पर लामहल्ला इमरान खान की सज़ाएँ और उनके मुकदमात ज़ेर बहस आए। और ख़्याल ये है कि IMF के वफ्द का रवैया देख कर ही चीफ जस्टिस ने इमरान खान का ख़त जो है वो आइनी बेंच को भेजा है। जो लोग ख़त लिखने पर इमरान खान का ठट्ठा उड़ा रहे थे उन्हें पता चल गया होगा अब कि उन खतूत की अफादियत क्या थी। चीफ जस्टिस को लिखा गया ये ख़त ऐसी दस्तावेज़ बन गया है कि ख़ुद चीफ जस्टिस को कहना पड़ा है कि इमरान खान के ख़त में बहुत ही अहम सबूत और शवाहिद है। उन्होंने अच्छा किया कि साथ USB भी भेज दी। चीफ जस्टिस कहते हैं कि मैंने ये ख़त आइनी कमेटी को, आइनी बेंच को भेज दिया है, ये सुओ मोटो का केस बनता है। ये भी वैसे उन्होंने अजीब बात भी की है और आइनी बेंच को भेज के काम भी अजीब ही किया। 12 अब ज़राए का कहना यह है कि IMF के तेवर देखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी के असूल को नज़रअंदाज करते हुए जस्टिस सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस बनाना काफ़ी मुश्किल हो गया। इसीलिए गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस साहब का कहना यह था कि मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियरिटी लिस्ट में एक मखसूस नाम पर एतराज़ किया और तबादले को सीनियरिटी से गलत मिक्स किया गया। अब IMF के वफ्द ने सरकारी अफसरान के असासाजात ज़ाहिर करने के लिए हुकूमत की मज़ीद मोहलत की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। अजीब बात थी, सरकारी मुलाजमीन को अपने असासाजात में बच्चों के तालीमी अखराजात, आमदन के ज़राए, मियाँ बीवी दोनों की जायदाद की तमाम तर तफसीलात बतानी होगी, और यही IMF कह रहा था। इस पर हुकूमत का, सरकार का बार बार इनकार करना और फिर उस इनकार पे अड़ जाना अब बात समझ में नहीं आती थी। इस सब के बाद एक ब्यूरोक्रेसी में और हुकूमत में परेशानी की एक लहर थी जो साफ महसूस की जा रही थी। अच्छा नाज़रीन, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर से ऑब्वियसली सब जानते हैं कि बहुत तंग है। हुक्मरानों का ख्याल ये था कि सीनियरिटी चैलेंज होने और चीफ जस्टिस ना बनाए जाने पर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब जो है वो खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि दोनों जजेस ने अंदर रहकर, निज़ाम के अंदर रहकर लड़ाई लड़ने का फ़ैसला किया। अब हुकूमत उनके खतूत से बहुत घबराई हुई है, जिस पर राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि दोनों जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस भेजा जाएगा। राना साहब, अल्लाह दा वास्ता रे कुछ सोचो और थोड़ा सा रहम कर ले। ये निज़ाम के बखिए उधेड़ दिए हैं आपने, इस निज़ाम का गूदा तक अंदर से निकाल लिया आपने। अब क्या बाकी रह गया है? अपना भी मजाक बनवा रहे हैं। निज़ाम तो ख़त्म हो ही चुका है, इस मुल्क का भी मजाक ठट्ठा बनाया हुआ पूरी दुनिया में आपने। ये दो जजेस के खिलाफ आप किस बुनियाद पर रेफरेंस भेजेंगे? ओ चंद महीने, साल क्या, मेरे ख्याल चंद दिन बाद ही आप लोगों को अपनी इस हरकत पर शर्म महसूस होने लगेगी। आप सारी उम्र इक़्तिदार में रहने के लिए आए हैं राना साहब, खुदा का वास्ता। मतलब अब नून लीगी ज़राए ये कहते हैं कि जैसे ही इन दोनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस आएगा, ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के रुकन भी नहीं रहेंगे और उनकी जगह जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है वो कौंसिल के रुकन बन जाएंगे, जिसके बाद इन जजेस से छुटकारा पाया जाएगा। बहरहाल ये तो नून लीगी हुक्मरानों की ख्वाहिशें हैं, मगर देखें आगे क्या होता है। अच्छा नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक रवैये देखने में आ रहे हैं, बहुत ही अफसोसनाक। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक को पार्लियामेंट के तकद्दुस की पामाली ने बेचैन कर दिया। हाय, कैसे मौके पे उनको पार्लियामेंट का तकद्दुस याद आ रहा है? क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि पार्लियामेंट की इज्जत, तौक़ीर और तकद्दुस पर वो कोई समझौता नहीं करेंगे। अय्याज सादिक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कैनी के उन रिमार्क्स पे बरहम नज़र आ रहे थे, जिसमें उनका कहना यह था कि मुल्क में अदलिया, इंतज़ामिया और पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे कोलैप्स कर चुके हैं।
मोहसिन अख्तर कैनी साहब, और कमाल की बात की उन्होंने, हक सच पर मबनी बात की। पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग ये बात कर रहे हैं कि तमाम इदारे कोलैप्स कर चुके हैं। क्या नई बात की है उन्होंने? किस बात पे आप अयाज सादिक साहब इस तरह सीखपा नजर आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि अब रियासत के तमाम पिलर जो हैं वो हवा में है, और अयाज सादिक साहब की जो सियासी गैरत है वो आपे से बाहर हुई जा रही थी। पार्लियामेंट के निगहबान के तौर पे वो बरहना शमशीर बने नज़र आ रहे थे, जिस पर ऐसे मुझे याद आ गया अयाज सादिक साहब कि जब पार्लियामेंट के अंदर घुसकर पुलिस अरकान असम्बली को घसीट कर लेकर गई थी, तब ये पार्लियामेंट का तकद्दुस कहाँ चला गया था? बाजार तेल लेने चला गया था। इस वाक़े पे आपने एक 16 रुकनी कमेटी बनाई थी, वो कमेटी कहाँ है? कमिश्नर रावलपिंडी भी गायब हो गया, वो कमेटी भी आपकी गायब हो गई, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? उसी पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अभी तक मखसूस नशिस्तों से महरूम रखा गया है। इस पर पार्लियामेंट के तकद्दुस की फिक्र आपने क्यों नहीं की? इस पार्लियामेंट के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन आदिल बाज़ई को खुद आपने एक बोगस खत की बुनियाद पर रुकनीत से महरूम करने की कोशिश की थी, तब पार्लियामेंट और अरकान पार्लियामेंट का तकद्दुस कहाँ चला गया था? आपके सामने अयाज साहब, आपके सामने अरकान असेंबली को अगवा करके नून से जो तरामीम के लिए ज़बरदस्ती वोट लिया गया था। क्या ऐसे वाक़यात जो है वो पार्लियामेंट के तकद्दुस पर हमला नहीं थे? अयाज सादिक साहब, मर्जी का सच ना बोलें, सिलेक्टिव सच ना बोलें या ना बोलें। आप चुप भी अच्छे लगते हैं, चुप ही अच्छे लगते हैं। हिम्मत है तो फिर सूच पूरा सच बोलें, या फिर पार्लियामेंट की शान के कसीदे, ये झूठे कसीदे पढ़ना बंद करें। सर ऐसे ना करें। अच्छा नाज़रीन, हुकूमत के लिए एक और महाज पर ख़तरे की घंटी नहीं, घड़ियाल बज रहा है। गुज़िश्ता रात महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ है, जिसमें तमाम जमातें जो हैं वो एक स्टीयरिंग कमेटी बनाने पर मुत्तफ़िक हो गई, और शाहिद खाकान अब्बासी को स्टीयरिंग कमेटी का सरबराह बना दिया गया। और इस स्टीयरिंग कमेटी ये जो है इस नेशनल एजेंडा ड्राफ्ट करेगी ये कमेटी, इस जिसके बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान साहब की तजवीज़ पर कमेटी ने हुकूमत से आज़ादाना इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करने और फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। ज़राए का कहना यह है कि मामला तेज़ी से, बहुत तेज़ी से नए इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं। इस मौके पर तहरीक इंसाफ ने मौलाना से दरख्वास्त की कि वो उनके साथ सड़कों पर एहतजाज के लिए भी निकलें, जिसमें मौलाना ने फौरी तौर पर सड़कों पर आने का ऐलान तो नहीं किया, अलबत्ता उन्होंने इस तजवीज़ को रद्द भी नहीं किया। अब ज़राए का ये कहना है कि अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का क़याम जो है वो हुकूमत को खुला पैगाम है कि अब मामलात नए इलेक्शन से कम किसी चीज़ पर भी हल नहीं होते नज़र आ रहे हैं। लाहौर से नाज़रीन बड़ी खबर आई है जिसने 9 मई के सारे बयानिए को उधेड़ के रख दिया। 9 मई को कोर कमांडर हाउस पर हमले के केस में इमरान खान की दोनों बहनों अलीमा खान और उज़मा खानम को बेगुनाह करार दिया गया। PTI की तरफ से नहीं, अदालत की तरफ से। इससे बड़ी खबर यह है कि पुलिस के तफ्तीशी ने अदालत में यह लिख कर दे दिया है कि उनकी तफ्तीश के मुताबिक इमरान खान की बहनें इस हमले में मुलविस नहीं हैं। पुलिस के तफ्तीशी अफसर के इस बयान ने 9 मई के सरकारी बयानिए को नून लीग जो खड़ा कर रही है और जिससे बार बार नून लीग खेल के दिखा के उसको तो PTI को डराती है, अपना मकसद पूरा करती है, उस बयानिए को भी, उस रवैये को भी आग लगा दी है। अब नाज़रीन वक्त आ गया है कि पिराना साली और कैंसर से लड़ती डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को कम से कम रिहा कर दिया जाए। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इस खाकसार ने 2 टोक लफ्ज़ों में आपसे अर्ज़ किया था आपसे कि इमरान खान साहब शेर अफजल मरवत के बारे में बड़ा फ़ैसला कर चुके हैं और उन्होंने कह दिया है कि पार्टी से निकाल दिया जाए। ठीक है, और कुछ मेरा ख्याल दिन की ताख़ीर के बाद मुझे कुछ तरफ से ये ताने भी सुनने को मिले कि कहाँ गए जी वो आपकी ख़बर जिसमें आपने कहा था। मैंने उस ख़बर में भी कहा था कि चंद दिन बाद ऐसा होगा, और आज वो दिन आ गया है कि इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकालने का फ़ैसला कर लिया। ज़रा कहते हैं कि इमरान खान ने शेर अफजल को पार्टी से निकालने की बाकायदा ऑफिशियली मंजूरी दे दी है और उनकी बुनियादी रुकनीत ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जो है वो भी जल्दी आप देख लेंगे। शेर अफजल को कई बार शो कॉज नोटिस जारी हुआ, हर बार उन्होंने अपना रवैया दुरुस्त करने का वादा किया, मगर वो उनकी लाउबाली जो तबीयत है हर बार वादों से उनको मुकरने पर मजबूर करती रही। अब ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत से कौमी असम्बली की नशिस्त से
भी शायद इस्तीफ़ा तलब किया जाएगा। और शेर अफजल मरवत ने स्वाबी जलसे में बैरिस्टर सलमान अकरम की तकरीर के दौरान जो हरकतें की हैं उस पर भी कई पार्टी रहनुमाओं ने शिकायत की थी। अच्छा नाज़रीन, हमारे एक बहुत ही काबिल एहतराम सहाफ़ी साथी ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी को तख्ता मश्क बनाया। मुझे समझ नहीं आई कि कासिम सूरी पे हमारे साथी की नज़र करम की वजह क्या है। पहले सुन लें कि मोहतरम सहाफ़ी कहते क्या हैं। कासिम सूरी का नाम लेकर वो फरमाते हैं कि तुम वही हो ना, तुम वही हो ना जिसने तहरीक अदम एतमाद पर तहरीक अदम एतमाद ये कहकर मुस्तरद कर दी थी कि ये अमरीकी साजिश है, और फिर इस करारदाद की कॉपी फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दी थी, और अब बेशर्मी से अमेरिका में बैठे हुए हो, उसी अमेरिका में बैठे हुए हो। कहने का मतलब नाज़रीन, आप जानते हैं कि आम तौर पर मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी और के वीलॉग में की गई बातों का जिक्र करूं या जवाब दूं या अपनी टांग अड़ाऊं उसमें, लेकिन अपने इस साथी सहाफ़ी के लबो लहजे ने मुझे बहुत हैरान किया कि वो बाकायदा गुस्से में नज़र आ रहे थे ये कासिम सूरी का जिक्र करते हुए, और उनका गुस्सा जो था वो मेरी समझ से बालातर था। मैं उनके रवैये पर हैरान था, मगर मैंने पहले ये ज़रूरी समझा कि तहकीक कर ली जाए कि या अपनी याददाश्त के घोड़े ज़रा पीछे दौड़ाए जाएँ कि क्या कासिम सूरी ने करारदाद की कोई कापी फाड़ी थी और उसे किसी टोकरी में फेंका था। उन्होंने इस अदम एतमाद की करारदाद को अमरीकी साजिश करार दिया था। तो इत्तफाक से नाज़रीन, इंटरनेट पे हर चीज़ मौजूद है, इसलिए कोई हकीकत से आंखें नहीं चुरा सकता। मैं उस रूलिंग की बात कर रहा हूँ। उसके बाद कोई या उसके कोई इंटरव्यू आज तक आया हो कासिम सूरी का, तो उसमें उन्होंने क्या कहा वो नहीं मैं देख सका, लेकिन मैं रूलिंग की बात कर रहा हूँ। तो मतलब अगर जब सब कुछ मौजूद है तो हकीकत से आंखें बिल्कुल नहीं चुराई जा सकती। और तहकीक से ये पता चला कि कासिम सूरी ने ना तो कोई करारदाद की कॉपी फाड़ी थी, ना सिरे से अमेरिका का नाम लिया था। और उससे पता चलता है कि जब मैंने ये सुना अपने साथी साहबी का, तो मुझे जो हैरत अंगेज़ बात लगी, जैसे मैंने अर्ज़ किया, उनका गुस्सा और उनकी रफ लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे थे। हकायक को मसख करने के भी वो मुर्तकब हो रहे थे। और मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी ऐसा लबो लहजा शरीफ फैमिली के किसी रुकन या नून लीग के रहनुमा के मुतालिक भी इख्तियार किया? अगर आपको कासिम सूरी की शक्ल पसंद नहीं है तो सियासी तज्ज़िये के नाम पे किसी के साथ ऐसा सलूक रवा रखना, ये मुझे समझ नहीं आता, और पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। और वैसे भी ये भी कोई बात ऐसी नहीं है कि अगर उस मामले में अमेरिका का नाम लिया भी जाता, अमेरिका को ज़िम्मेदार गिरदाना भी जाता कासिम सूरी साहब की तरफ से, और फिर अमेरिका में क्या उसके बाद अमेरिका जाना अपने लिए ममनू करार दे देते। ये एक अजीब ताना है जो हमारे यहाँ दिया जाता है कि अमेरिका पर तनकीद करता है और अमेरिका चला गया है, या अमेरिका में बच्चे पढ़ते हैं। ये क्या बात है भाई? अमेरिका की किसी हिकमत अमली से, अमेरिका की किसी पॉलिसी से इख्तलाफ किया जा सकता है किसी भी मुल्क से, तो क्या जिस मुल्क की पॉलिसी से आप इख्तलाफ करते हैं वहाँ जाना अपने ऊपर आप ममनू कर लेते हैं? ऐसा नहीं होता। बहरहाल ये उनकी मर्ज़ी है, मैंने जिक्र करना ज़रूरी समझा क्योंकि मुझे हैरत हुई थी बहुत। और इसके साथ ही नाज़रीन, नईम ज़रार साहब के लफ्ज़ों में आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। ए सुबह जनू खेज़ को तरसे हुए लोगो, ए सुबह जनू खेज़ को तरसे हुए लोगो, उठकर शब ज़ुल्मात से लड़ क्यों नहीं जाते, उठकर शब ज़ुल्मात से लड़ क्यों नहीं जाते। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।